वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो ओपन बैलेट के हवाले से सदारती रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत चल रही है। हुकूमत की तरफ से सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया है और उस हवाले से जो अदालती राय यानी कि जजेस की राय मांगी गई है उस रेफरेंस के अंदर। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट इंतखाबात के अंदर करप्शन को रोकने के लिए और शफाफियत को मुमकिन बनाने के लिए ओपन बैलेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में हुकूमत का ये भी कहना है कि इस ओपन बैलेट के लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर एक सादा अक्सरियत के साथ तरमीम की जा सकती है। सिंध हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन ख़ुद है वो और अपोजिशन जमातें इन सब ने इस रेफरेंस की मुखालफत की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जमा करवाया हुआ जवाब है उसको अदालत के ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। आज की जो समाअत हुई उसके दौरान नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो 2006 के अंदर मीसाक़े जमहूरियत हुआ था उसका भी जिक्र आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अफसोस है कि जो ओपन बैलेट के मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कमिटमेंट की थी वो अब उससे पीछे हट गए हैं। चीफ जस्टिस के बकौल मीसाक ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था इसके अंदर इस खुफिया तरीक़ेकार को ख़त्म करने के हवाले से कमिटमेंट की थी सियासी जमातों ने, मगर अब जब मौका आया है तो इस पर अमल नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जो ओपन बैलेट है वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, बल्कि इस तरह भी किया जा सकता है कि जो वोट है वो एक आइडेंटिफाइबल वोट कर दिया जाए या हर जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर कोई इस तरह का बार कोड हो जिससे बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी शनाख्त की जा सकती है। ये ओपन बैलेट का जो मामला है और ख़ास तौर में जो सब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ये कानूनी और आइनी लिहाज से किस तरफ जा रही हैं या जा सकती हैं। क्या अदालत जो है उसके लिए अब लाजिम है कि वो ये भी कंसिडर करे कि जो 2018 के इलेक्शंस के हवाले से ख़रीदो फ़रोख्त के जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, उनको भी कंसिडर करे। इस सारे कानूनी मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वसीम सज्जाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, सीनियर कानूनदान हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी वसीम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वसीम साहब, लगता ये है एज अ ले पर्सन हु जस्ट वॉचिंग दीज प्रोसीडिंग्स कि जो हुकूमत की तरफ से रेफरेंस किया था वो एक लीगल पॉइंट के ऊपर था कि क्या ये तब्दीली करने के लिए इलेक्शन के तरीक़े के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये या बेसिक मेजॉरिटी से आप तरमीम कर सकते हैं कानून के अंदर। मगर जिस तरह की हम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है, उससे तो लगता है कि जैसे जजेस की ज़्यादा तवज्जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है और कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। सर, ये आपके ख्याल में हम इस तरह बात कर सकते हैं? यही लग रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जो हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं। जी, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस आया है और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मशवरा मांगा है। इसको हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं और ये फ़र्क होता है दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात आते हैं जहाँ पे एक बाकायदा केस होता है और वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं और वो जो इख्तियार होता है सुप्रीम कोर्ट का वो फ़र्क होता है। ये जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है ये इसको जजमेंट भी नहीं कहते, जो फैसला आता है इसको जजमेंट भी नहीं कहा जाएगा, ये हुकूमत को एडवाइस होएगी। तो इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जो सवाल किया जाता है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देना होता है। तो मेरे ख्याल में जो महदूद सवाल था वो यही था कि क्या आर्टिकल 226 के मौजूदगी में सेनेट का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के तहत ही होना चाहिए या एक ऑर्डिनेंस पास करके हुकूमत इसको ओपन बैलेट के ज़रिए कराई जा सकती है।
तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह और बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो फिर 226 में तरमीम की जाए। इसमें जो तारीख़ भी हमें बताती है, जो रवायत है जिसको कन्वेंशन कहते हैं, वो भी ये है कि 1973 के बाद जब ये सेनेट तश्कील दी गई थी, उसके बाद आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो सीक्रेट बैलेट के तहत हुए। अब इस रेफरेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से दूसरे सवालात भी उठाए हैं, करप्शन हो रही है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया है, उनसे पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरा अंदाज़ा ये है कि तशवीश नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भी ये मामला इस किस्म के तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बिल आखिर वो सवाल के अंदर ही रहेगी, क्योंकि उनका इख्तियार उसी के अंदर होता है, उस सवाल का ही जवाब देगी। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये अपने ज़हन को साफ़ करने के लिए, मामलात को समझने के लिए जजेस अक्सर ये सवालात करते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जो फ़ैसला आएगा या जो एडवाइस आएगी वो इसी सवाल पे आएगी जो हुकूमत ने उनके सामने रखा है। बिल्कुल सही। इरफान कादर साहब, सर आप अग्री करेंगे वसीम सज्जाद साहब से कि हुकूमत के जो इस वक्त हमें ये बातें सुनाई दे रही हैं या जो हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में सुन रहे हैं, ये ज़्यादातर जजेस सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं टू क्लियर देयर माइंड, वो इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जजमेंट, माफ़ करिएगा वसीम साहब ने कहा जजमेंट नहीं आएगी, जो वो इवेंचुअली जवाब देंगे या एडवाइस देंगे हुकूमत को, वो लीगल इशू के ऊपर ही होगी। जी, मैं वसीम साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जजेस जो हैं वो इसीलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि वो उनका माइंड जो है किसी चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए। लेकिन इस हद तक तो मैं बिल्कुल वसीम साहब से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पे जजेस जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल ऐसे नहीं है जिससे माइंड क्लियर हो, बल्कि वो सवाल ऐसे हैं जिससे कि हम सब कंफ्यूज हो जाएं। तो इस तरह के सवाल जब जजेस करते हैं जो कि अपेरेंटली, इरफान साहब आप कंफ्यूज हुए हैं कि नहीं? सर मैं नहीं कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं वसीम सज्जाद साहब का शागिर्द हूँ और उन्होंने मुझे यही सिखाया कि कंफ्यूजन में नहीं आना। तो मैं नहीं कंफ्यूज, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन में नजर आ रही है, उनके सारे मेंबरान में नजर आ रही है। आज एडवोकेट जनरल सिम ने दलाइल दिए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे दलाइल दिए हैं और बड़े क्लैरिटी के साथ उन्होंने दलाइल दिए हैं। और वसीम सज्जाद साहब जो अभी फरमा रहे थे कि जो क्वेश्चन है रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं उन्हीं की तायद में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रेफरेंस से बाहर नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के सवाल जो है वो भी रेफरेंस से रेलेवेंट होने चाहिए, वो भी रेफरेंस से बाहर नहीं जाने चाहिए। और एडवोकेट जनरल सिम ने आज पॉइंट आउट किया है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसकी भी कोई ये ऐसी रेलेवेंट रेफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 226, क्योंकि आर्टिकल 226 तो बहुत ही क्लियर है। बिकॉज ये जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी ऑफ वोट, ये अगर आप देखें तो सारी दुनिया की जितनी भी जमहूरियतें हैं वहां का सबसे बेसिक फीचर ये है वोट की सीक्रेसी और सीक्रेसी की सैंक्टिटी। ये बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में पिछले 40 से 48 साल से जो इलेक्शंस हुए हैं वो सारे बाय सीक्रेट बैलेट हुए हैं। और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई बेसिक फीचर हो सकता है तो वो ये सीक्रेसी है। पार्लियामेंट भी इसको इस तरह से नहीं खत्म कर सकती। और ये जो हम कहते हैं कि जी ये इन्होंने ये किया है, यानी सॉरी मेरे ज़हन से वो बात एक आ रही थी, तो मेरे ज़हन से एक स्लिप की है। तो मुख्तसरन मैं बस यही कहूंगा कि ये जो सीक्रेसी है उससे आप इनराफ नहीं कर सकते और वो परपेचुअल है, वो कोई टाइमली सीक्रेसी नहीं है कि इसको जब चाहें आप इसको पियर्स कर लें। और अगर आपने वाकई ऐसे करना है तो फिर आईनी तरमीम तो हो सकती है सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के जरिए या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के जरिए आइन को आप इंडायरेक्टली अमेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। वसीम साहब, ये जो बहुत हमने देखा कि जजेस ने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और
उनसे बार बार ये कहा कि उन्होंने क्या किया है इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। तो सर बताएं कि यहाँ क्या इलेक्शन कमीशन कोई अश्योरेंसेस सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, कीपिंग इन माइंड अगेन कि लीगल इशू क्या है, रेफरेंस क्या आया हुआ है हुकूमत की तरफ से, और क्या जो जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो भी इलेक्शन कमीशन को कोई हदायत दे सकते हैं इस केस के अंदर? सर देखें जी, बात ये है कि जो बुनियादी नुक्ता ये है कि इलेक्शन जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना है, और ये इरफान साहब सही फरमा रहे हैं कि दुनिया के बेशतर जो आइन हैं उनमें सीक्रेट बैलेट होता है, और इसका एक मकसद है, यानी ये जो शिक है सीक्रेट बैलेट की, ये शुरू से हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ आइन हैं उनमें आ रही है। उसका मकसद ये होता है कि कोई शख्स वोट देना चाहे तो बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के वो अपना वोट दे सके। अब वोट देना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये एक असूल है कि वो आदमी का हक है, ये बुनियादी हक है। और हाल ही में हमने देखा कि जब ट्रंप की इम्पीचमेंट हो रही थी तो उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी और सेनेट में भी उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। उनका ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो कहें कि जी ट्रंप साहब ने जो कुछ किया वो ठीक किया। दूसरी बात यह है कि वोट देने के लिए पैसे लेना ये एक जुर्म है, तो और मेरा ख़्याल में इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए ज़रूर सोच होनी चाहिए कि लोग पैसे ना लें, लेकिन इस पे कदगन लगाने कि वो वोट किसी और को ना दें, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के जो बुनियादी असूल हैं या सीक्रेट बैलेट के पीछे जो फ़लसफ़ा है उसके ख़िलाफ़ होगा। इसका अगर ये इसको इस तरह किया जाए कि जी ये पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक ही वोट दें, तो फिर मेरा ख्याल इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। फिर उसकी एक तरमीम ये भी हो सकती है कि पार्टीज़ को हक़ दे दिया जाए कि वो नॉमिनेशन कर दें, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक नॉमिनेशन कर दें। इरफान साहब, अपार्ट फ्रॉम द लीगल इशू सर, जिस तरह की ऑब्वियसली अगेन कमिंग बैक टू कि जो गुफ्तगू हो रही है कोर्ट में, जिस तरह प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सर आपको ये लगता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उसको लगता है कि तक़वियत मिल रही है? जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, करप्शन की बात हो रही है कि जी वीडियोज़ के बारे में कुछ नहीं ईसीपी ने भी किया, अब इतने सालों से हम इल्ज़ामात सुनते आ रहे हैं, बात हमेशा होती है मगर आज तक कभी कोई पकड़ा नहीं गया, कि जो पीटीआई का मौक़िफ़ है सारे इशू पे कि ये इलेक्शन जो है साफ़ नहीं होता और उनकी कोशिश ये है कि वो साफ़ हो, इस मौक़िफ़ को जो है प्रोसीडिंग्स उसको स्ट्रेंथन कर रही हैं? आप सही कह रही हैं कि अब तक जो सवालात आए हैं उससे पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसको बिल्कुल तक़वियत मिलती हुई नज़र आ रही है, और न सिर्फ कि पीटीआई के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती नज़र आ रही है बल्कि इस चीज़ को भी तक़वियत मिलती नज़र आ रही है, जैसे कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई हैं तो उसकी वजह से हमें पूरे का पूरा जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको ही हम ख़त्म कर दें, इस चीज़ को भी बड़ी तक़वियत मिल रही है। यानी सवाल जो किए जा रहे हैं वो तकरीबन लग रहा है, अपीयरेंस ऐसी है जैसे कि वो कोई लीडिंग क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी लीडिंग क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह से इस चीज को माने कि ये सीक्रेसी जो है ये एक बहुत बुरी चीज है और इसकी वजह से ये सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। सीक्रेसी देखें, अगर 3-4 लोगों ने कोई मैल प्रैक्टिस की भी है तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं हमारी नेशनल असेंबली के या हमारे जो सेनेट के जो इलेक्ट होके आते हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, तो उनसे सीक्रेसी ऑफ बैलेट हम हमेशा के लिए छीन ले, क्योंकि 3 बंदों ने ऐसे किए। तो ऐसे ही है जैसे खुदा ना हस्ता कल को कोई पाकिस्तान में जहाज क्रैश कर जाए तो आप एक आईनी तरमीम ले आए कि अब से तो जहाज जो हम पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं क्योंकि ये जहाज क्रैश कर गया है, और उससे जो सहूलत हो रही है लोगों को, हजारों लाखों लोगों को ट्रैवल की, वो आप उनसे छीन ले क्योंकि चंद लोगों ने करप्शन की थी और उसमें जहाज में पुर्जे जो थे कमजोर लगा दिए थे। लिहाजा जब तक हम करप्शन खत्म नहीं कर लेंगे हम जहाजों को ही ग्राउंड कर देते हैं या ऐसा प्रोविजन आइन में ले आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी जो जमहूरियत की जो रूए रवां है उसको ही अगर हम निकाल दें वहां से आइन से तो फिर तो हम अपने आप को जमहूरी कहने के भी लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा वसीम साहब, एक और यहाँ बहुत बात होती है, जैसे वही बार बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र आता है कि उसके अंदर भी ओपन बैलेट की बात की थी, कमिटमेंट की थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, रिजर्व लिस्ट की भी बात होती है, पर सर
ٹھیک ہے کہ وہ ایک آئینی رستہ تو ہے، اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ طریقہ تبدیل کر دیں تو وہ آئینی تو ہے، پر سر جمہوری تو وہ بھی کوئی خاص نہیں لگتا نا کہ آپ انڈیویجول جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا حق جو ہے ووٹ دینے کا وہ ان سے لے کے پارٹی کے لیڈرز کو دے دیں. واٹ اباؤٹ دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہیئر؟ دیکھیں جی، اگر اس قسم کی کوئی موو ہوتی ہے تو فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور 2/3 میجورٹی سے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی کی، 2/3 میجورٹی سینٹ کی اس کے حق میں ہوگی تو یہ فیصلہ ہوگا. تو لہذا پہلے تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کی جو پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر اس میں بحث ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوتا اتنی بڑی اکثریت کو منانا کہ جی آپ کا ہم حق جو ہے وہ چھین رہے ہیں. اگر یہ اصول کو مان لیا جائے کہ سیکرٹ بیلٹ سے کرپشن ہوتی ہے تو لہذا سیکرٹ بیلٹ ہی ختم کر دیا جائے، تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جب نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی کی ہوتی ہے تو وہاں بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہاں بھی تو شکایات آتی ہے نا کہ بھی لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ دیے گئے یا دباؤ استعمال کر کے کیا گیا، تو وہاں پہ بھی پھر یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو چھیڑنے سے بہت سی مشکلات آئیں گی. ہمیں مسئلے کی طرف سوچنا چاہیے کہ جی یہ جو شکایات آتی ہیں کہ پیسے لیے جاتے ہیں، رشوت لی جاتی ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے اور اس کے تدارک کے لیے پارلیمنٹ کو سوچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ جن حضرات کو سامنے لاتے ہیں، جن شخصیات کو سامنے لاتے ہیں، وہ اس کردار کی ہوں کہ وہ اس قسم کی خرید و فروخت نہ کریں. تو لہذا پولیٹیکل پارٹیز کا پہلے ذمہ داری اپنی بنتی ہے کہ وہ کردار کے لوگوں کو لیں. یعنی پچھلے کئی سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ میں تو شکایات پنجاب سے بہت کم آئی ہیں. بالکل بہت کم آئی ہیں. نمبرز کی بھی بات ہوتی ہے. جی سر، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. عرفان قادر صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ جو ریفرنس ہے اس کے اوپر فیصلہ جوڈیشری نے، سپریم کورٹ نے دینا ہے بیفور دی الیکشنز، یا یہ کیس جو ہے الیکشنز کے بعد تک کھینچا جا سکتا ہے؟ ٹیکنیکلی کیا یہاں کوئی قدغن ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بیفور دا الیکشن ان کو فیصلہ دینا پڑے گا اور جلد از جلد دینا پڑے گا، کیونکہ اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے اور یہ معاملہ ڈریگ ہوتا ہے تو اس سے تو جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے کہ الیکشنز جو ہے الیکشن کمیشن کو ایفیشینٹلی کرانے چاہیے، تو وہ تو سارا پروسیس جو ہے ہیمپر ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ ڈریگ کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 2-3 دن میں سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین اس کے بعد ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تھرپارکر کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کے ضلع تھرپارکر کا، جہاں سے خواتین کی خودکشی کرنے کے رجحان کے حوالے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں. تازہ ترین جو میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق گزشتہ 13 ماہ کے دوران وہاں 125 خواتین نے خودکشی کی ہے. زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ غربت، افلاس، سماجی اور معاشرتی پابندیاں اور ان کے نتیجے میں جنم لینے والی ذہنی بیماریاں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ برس صوبائی محکمہ صحت اور ایک غیر سرکاری تنظیم کے درمیان تھرپارکر کے خواتین کے اندر جو ذہنی یا ان کی ذہنی صحت کے مسائل ہیں اس حوالے سے آگہی کے لیے ایک معاہدہ بھی سائن ہوا تھا، مگر اس پر ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اس سے قبل بھی تھرپارکر میں خواتین کی خودکشی کے بڑھتے ہوئے جو کیسز تھے ان کے اوپر میڈیا رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لال چند صاحب. یہ تحریک انصاف کے تھرپارکر سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری برائے انسانی حقوق. ویلکم ٹو دا شو سر. جی لال چند صاحب، سب سے پہلے تو سر ہمیں ذرا یہ ایشو کے بارے میں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا مسئلہ ہے اور کب سے یہ خودکشی کے اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ رجحان کب سے سامنے آیا ہے؟ گزشتہ کچھ برسوں سے تھرپارکر کے جو حالات پورے پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے
یہ جو مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ غربت کی وجہ سے ہے، وہاں پہ مختلف کی وجہ سے، یہ بالکل بجا ہے. تھرپارکر پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ سندھ حکومت کو کوئی بھی کام کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ صرف 100 سے زیادہ خودکشیوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گزشتہ سال 650 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ماؤں کی جو ہے گود خالی ہوئی. آپ نے 3-4 دن پہلے دیکھا ایک ماں نے روڈ پہ بچے کو جنم دیا کیونکہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملی. تھرپارکر کا ہیڈ کوارٹر مٹی ہے، وہاں پہ گزشتہ ایک ہفتے میں 2 نوجوانوں کی موت ہوئی صرف غفلت کی وجہ سے. وہاں پہ ترقی کا جو شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے. لہٰذا اب میں نے ایک دفعہ اس کو سوشل میڈیا میں نے ایک ٹویٹ کی کہ اتنے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ سندھ حکومت اس معاملے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا ایک اور فیکٹ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ صرف سماجی مسائل ہیں اور گھریلو مسائل ہیں جس طرح سے رپورٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو خودکشیاں ہیں وہ 90 to 95% مائنارٹی کی شیڈول کاسٹ کے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں کولی ہیں، آپ دیکھیں یہ 300 سے زیادہ پولیس رپورٹڈ کیسز ہیں میرپور خاص ڈویژن میں، اس میں زیادہ تر کولی، بھیل، میگھواڑ، ان کاسٹ کے جو ہندو کمیونٹی کی شیڈول کاسٹ ہے، جو لینڈ لیس ہیں، ان کے پاس لینڈس نہیں ہیں. اگر تھرپارکر میں آپ دیکھیں کہ جو مائگریشن کرتے ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی لینڈس نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے یا حکومتوں نے جو حکومت کی، اگر انہوں نے جب بھی لینڈس ڈسٹریبیوٹ کی تو یہ جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کو کبھی یہ لینڈس نہیں گئی ہیں. یہ پھر بھی وہی لوگ ہتھیار لیتے ہیں جو بااثر ہوتے ہیں. پارٹیز جو ہے وہاں کے لوگوں کے ووٹ میں دلچسپی رکھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، جو آر او پلانٹس لگے ہوئے تھے وہ سارے تو آج کے سر دن معاف تک کریے بند گا، آپ پڑے کی ہوئے ہیں. بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ اکنامک ایشوز کا ہے، معاشی مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے پرابلمز بڑھ رہے ہیں. دو مسائل ہیں. جب اس کو سوشل میڈیا آیا گیا تو سندھ چیف منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ یہاں کی نہیں ہیں، ہندوستان کی ہیں. یہ جو غلط فہمی ان کو اس وجہ سے ہوئی کہ وہ جو خودکشیاں کر رہے تھے جو لوگ تھرپارکر میں، ان کا جو لباس تھا، ان کا جو کاسٹیوم تھا، وہ کیونکہ زیادہ تر ہندو کمیونٹی کے لوگ کر رہے تھے تو راجستھان تک وہی لباس یوز ہوتا ہے، تو ان کو یہ کانسیپٹ آیا. آج تک سندھ حکومت نے اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں کرائی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا محرکات ہے. اگر غربت ہے تھرپارکر میں تو سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ صرف کولی، بھیل، میگھواڑوں کے لیے غربت ہے، سب لوگ غریب ہیں. تو یہ بھی حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایک فل فلیج انویسٹیگیشن ہو، فل فلیج ایک انکوائری ہو کہ ان کے پیچھے آخر محرکات کیا ہیں. آخر وہ لوگ جو کئی صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں 1971 کی وار کے بعد یہ جو ابھی لوگ ہندو کمیونٹی وہاں پہ رہ رہی ہے اس کی اکثریت ہندوستان چلی گئی تھی کیونکہ وہ ہندوستان فوج یہاں تک آ گئی تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن کیا ان لوگوں کو واپس لے آیا، اور واپس وہ لوگ آئے جو اس دھرتی سے پیار کرتے تھے، تھرپارکر سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. آج وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ان کو حکومت وہ ریسپانس نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. حکومتوں کا جو دھیان ہے وہ ٹوٹل کول پہ ہے. وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کول ریلیٹڈ ہو رہی ہے. وہاں کی ایکولوجی اور انوائرمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے. وہاں کے جو کارونجر جبل ہے اس کی سندھ گورنمنٹ نے لیزز دے دی ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے. لیکن تھر کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ یہ غریب لوگوں جو ہے ان کے لیے کوئی وہ اقدامات نہیں کر رہے. تو سر اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر ان کو کہنا ہو کہ یہ 3 بہت اہم اقدام ہیں آپ ضرور لیں، تو وہ کیا ایسے 3 اقدام یا 4 اقدام ہوں گے جو آپ مشورہ دیں گے کہ وہ حکومت کرے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ پتا چلوں کہ تھرپارکر جو ہے سندھ کا وہ واحد ضلع ہے جہاں پہ ہیلتھ کارڈ ہر فیملی کو دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے 1,75,000 خاندانوں کو جو لاسٹ کرونا آیا اس میں 12,000 کی ڈائریکٹ ایڈ دی گئی ہے. 100 آر او پلانٹس ہو گئے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. لیکن جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سب سے پہلے ان کی غذا کا بندوبست کرے، ان کا جو کیٹل ہے ان کے فاڈر کا بندوبست کرے، ایک انکوائری ہیلڈ کرے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اور ان کو فائنینشلی
सपोर्ट करे ताकि वो अपनी लैंड ओन कर सके। जो सरकारी लैंड है वो लैंड ले सके। ये ज्यादातर वो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं जिनको जो वाशी तरह से परेशान है, जो अभी भी वो फार्मर्स हैं, हारी हैं वहां के जमींदारों के पास। वो भी रेन फेड होता है फसल, लेकिन वो करते वो है। लेकिन जब वो आ जाता है, यानी कैलेमिटी होती है, ड्राउट होता है, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है। तो उनके मुश्किल वहां पे रहने का बंदोबस्त करें और जो लैंड्स है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें। उनके पानी, आप बॉर्डर के उस पार जाए तो थरपार बॉर्डर के उस पार आपको रोड नजर आएंगे, यानी राजस्थान में आपको पानी की नहरें नजर आएंगी। तो इनके लिए क्यों नहीं जा सकती पानी की नहरें? उनके पानी का बंदोबस्त करें। उनके अगर पानी आएगा तो उनके मवेशी ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो खुद खुशहाल हो जाएंगे, उनके बच्चे खुश हो जाएंगे। और पूरी न्यूट्रिशन की वजह से, जो माल न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, उनमें भी कमी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वैक्सीनेशंस के हवाले से कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है अभी तक उसके नंबर्स इतने लो क्यों हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उनके वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो अभी तक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर मुल्क भर के अंदर 5 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मंगवाई गई जो चीनी वैक्सीन साइनोफार्म थी, वो अभी तक सिर्फ 60,000 वर्कर्स को ही लगाई गई है। सिर्फ लाहौर के ही अगर नंबर्स को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लाहौर के जो 4 बड़े सरकारी हस्पताल हैं उनमें 13,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स हैं, मगर उनमें से सिर्फ 1200 जो वर्कर्स हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है। इसी तनाजुर में वफाक ने अब ये फैसला किया है कि सूबों को जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए जो वैक्सीन है उसका दूसरा बैच अभी फराहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पहला बैच है वही मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, ये CEO हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर बारी, क्या मामला है? इतनी हाइप के साथ शुरू हुई थी ये सारी कैंपेन वैक्सीनेशन की, लाइव इवेंट्स हुए थे सारे सूबों के अंदर, वफाक के अंदर, मगर लग रहा है कि हेल्थ वर्कर्स जो है हिचकिचा रहे हैं, या कोई और वजह है कि इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर हेल्थ वर्कर्स हिचकिचा रहे हैं, थोड़े से एप्रीहेंशन है, क्योंकि एक तो ये कि बड़े शॉर्ट टाइम में ये वैक्सीन आई हैं, तो लोगों का कंसर्न ये है कि जो वैक्सीन में टाइम लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आम वैक्सीन होती है उसके लिए पेंडेमिक सिचुएशन में हमेशा शॉर्ट टाइम में ही इमरजेंसी यूज के लिए ही आती है। इसके एक्चुअली लोगों को लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म क्या वो हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कितने अर्से तक ये वो करेगी। और जो दूसरा अगर मैं देखूँ मेरे नंबर देखें, क्योंकि जो फैकल्टी मतलब डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स वगैरह जो है ना वो लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सेज और पैरामेडिक्स है, उनमें ज्यादा हेजिटेंसी है। दूसरा एक जो है ना सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट आ रहा है, अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं कि जी यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये साइड इफेक्ट आ गए, जो कि जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उस वजह से भी एक कंफ्यूजन है लोगों को। तो डॉक्टर साहब, अब इस हवाले से क्या इक़दाम लेने पड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो इसका हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने कहा पेंडेमिक की सिचुएशन है, अब सारी दुनिया के अंदर इमरजेंसी यूज़ के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है और इस उम्मीद पे लगाई जा रही है कि जो ये पेंडेमिक है इसमें कमी आएगी। तो अगर हम तो अगर साउथ एशिया के आप ममालिक देख लें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे कम अभी तक वैक्सीन लगी है। जी बिल्कुल, इसमें जो है ना अपना अल्फा लोगों को कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी कोई स्टैंड लेना होगा, क्योंकि देखिए दिस इज अ पब्लिक हेल्थ इशू जिसमें गवर्नमेंट को कोई सख्ती करनी पड़ेगी, कुछ एक ऐसा करना पड़ेगा तो कि इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम फिर इसके बाद ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये आपको जैसे हमारे जो शुरू में हमारे हॉस्पिटल में भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो हमने उससे एक तो ये लिंक थी, उनसे राइटिंग कंसेंट ले लिया था कि आप खुद रिफ्यूजल कर रहे हैं, कल को आपको कुछ होता है तो कोई भी जो बेनिफिट आप हेल्थ बेनिफिट है ना
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ करनी जो मैंडेटरी, क्योंकि इनको समझ नहीं है कि आइंदा जो है ना रिस्ट्रिक्शन, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आएंगी ना, उसके लिए आपको वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी, वैक्सीन लगाना होगा। उसके साथ PCR भी अभी करा रहे हैं, वैक्सीन के बावजूद भी PCR करवाना पड़ रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट को थोड़ा उसको मैंडेटरी कोई चीज़ करनी पड़ेगी, इसके बगैर ये नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।